हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक कैक्टस की बहुत ही अनोखी और अलग बॉडी पैटर्न वाली प्रजाति के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पौधों की दुनिया में इन कैक्टस और सक्यूलेंट्स प्रजातियों की एक अलग ही दुनिया है, जिसमें बहुत सी प्रजातियाँ बहुत ही कम रखरखाव के साथ हार्डली सर्वाइव करती है। यह कैक्टी प्लांट भी उन कैक्टस प्रजातियों की सेमी कैटेगरी में आता है, जिसे हमारे बागवानी के फ्रेशर्स भी आसानी के साथ कम देखभाल में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, हूबहू मछली के हड्डियों के ढांचे की तरह दिखने वाले इस पौधे को सामान्य तौर पर फिश बोन कैक्टस या फिर मछली हड्डी कैक्टस के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम सेलेनिसेरेस एंथोनियस है। और कैक्टेसी परिवार, जो लगभग 2000 अलग अलग प्रजातियों का परिवार है, उनमें इन सेलेनिसेरेस की लगभग 31 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। मूल रूप से या फिर नेटिवली यह पौधे ट्रॉपिकल अमेरिका के दक्षिण मेक्सिको के वेराक्रूज, तबैस्को, ओक्साका और चियापास राज्यों के तराई के वर्षावनों के मूल निवासी है। इन वर्षावनों में यह पौधे समुद्र तल से लगभग 700 मीटर की ऊंचाई पर प्राकृतिक आवास में बढ़ते हुए पाए जाते हैं। वर्षावनों का नम और ह्यूमिड वातावरण इन पौधों का प्राकृतिक निवास है। साथ में प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को फिश बोन कैक्टस, रीक्रैक कैक्टस, एंथोनीज रीक्रैक, मूनलाइट कैक्टस, जिगजैग कैक्टस या फिर ऑर्किड कैक्टस ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, इस पौधे के नाम में एक सुंदर आध्यात्मिक मिश्रण दिखाई देता है। जैसे कि इस पौधे के वैज्ञानिक नाम में जो पहला सेलेनी शब्द आता है, वह हमारे चांद की एक ग्रीक देवता से आता है और इस ग्रीक देवता को सेलेनी कहा जाता है। और दूसरा सेरेस नाम का जो लैटिन शब्द आता है, उसका अर्थ होता है रात में खिलने वाला। जैसे कि इस कैक्टस के सुंदर और बेहद सुगंधित फूल सिर्फ रात के समय ही खिलते हैं, इसलिए रात के समय खिलने वाले इस पौधे के फूलों को चांद जो रात में आता है उसकी ग्रीक देवता सेलेन के साथ जोड़ा जाता है। और सेलेनिसेरेस के बाद एंथोनी नाम का जो दूसरा शब्द आता है, वह एक अमेरिकी वैज्ञानिक हेरोल्ड एंथोनी के सम्मान में दिया गया है, जिनके ग्रीन हाउस में 1950 के दशक में पहली बार उन्होंने इस प्रजाति को फ्लावरिंग करते हुए देखा और टिप्पणी के साथ उसे सूचित किया। दोस्तों, इस फिशबोन कैक्टस का प्रमुख आकर्षण इसकी यह पत्तियां हैं, क्योंकि इस पौधे की पत्तियों का पैटर्न बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग होता है। मछलियों के अंदरूनी हड्डियों के ढांचे की तरह दिखने वाला यह पौधा दूर से ही इसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर लेता है और हमारे गार्डन के अक्सर दूसरे पौधों के साथ अपनी इस अनोखी शरीर संरचना की वजह से हमारी प्लांट गैलरी में एक अलग और अनोखी सुंदरता का निर्माण करता है। असल में यह पौधा एपीफाइट वर्ग प्रकार का पौधा है और एपीफाइट वर्ग प्रकार के पौधे अक्सर दूसरे पेड़ पौधों पर उगते हैं या फिर प्राकृतिक वातावरण में आश्रय के लिए दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। लेकिन वह परपोषी या फिर परजीवी भी नहीं होते, बल्कि वह हवा, पानी और सूर्य प्रकाश के माध्यम से अपना पोषण पा लेते हैं। यह अधिपापद या फिर एपीफाइट्स कैटेगरी के पौधे पेड़ों की शाखाओं पर, पुरानी छाल पर, पेड़ों की शाखाओं की दरारों में हवा और पानी के माध्यम से मिट्टी और कार्बनिक पदार्थ जम जाते हैं। उसमें अपनी जड़ें फैलाकर यह पौधे जीवित रहते हैं। कुदरत में ऐसे अधिपापद वनस्पतियों की कई प्रजातियां मौजूद है। यह फिशबोन कैक्टस भी प्राकृतिक वातावरण में ठीक इसी तरह दूसरे पेड़ों पर उगता है, जिससे इन पौधों के लिए हमारी बागवानी में हमें पॉटिंग मिक्सचर कैसे बनानी है उसका पता चलता है। यह फिशबोन कैक्टस का पौधा अपनी पत्तियों के माध्यम से इस तरह हवाई जड़ें बनाकर दूसरे पेड़ों पर स्थित मिट्टी आदि कार्बनिक पदार्थों में जमा लेता है और एक अधिपापद या फिर एपीफाइट्स के रूप में अपना विकास शुरू कर देता है। साथ में हमारे प्लांट गैलरी में यह पौधा अच्छे पोषण स्थिति या फिर न्यूट्रिशन स्थिति अनुसार 1 से 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ता हुआ पाया जाता है। दोस्तों, इस फिशबोन कैक्टस का एक परिपक्व पौधा सर्दियां खत्म होने के बाद गर्मियों के दिनों में बहुत ही सुंदर फूल पैदा करता है। हालांकि मैंने शूट किए हुए इस पौधे पर इस वक्त कोई फ्लावरिंग नहीं है, लेकिन इस फिशबोन कैक्टस के सुंदर फूल इस तरह के होते हैं। सिमिलरली कमल के फूलों की तरह इन फूलों की शारीरिक बनावट होती है। इन फूलों में लगभग 30 से 40 पंखुड़ियों का गुच्छा होता है और पंखुड़ियों में गुलाबी और बैंगनी रंग की छटाएं होती है। फ्लावर्स ब्लूम होने के बाद यह पंखुड़ियाँ तब तक फैलती है जब तक कि वह वापस से मुड़ न जाए।
फूलों के मध्य भाग में पीले रंग के रेडियल फिलामेंट्स होते हैं, जिन्हें हम पुंकेसर कह सकते हैं। और इन रेडियल फिलामेंट्स के बीचों बीच अग्रभाग में चमेली के फूलों की तरह 7 से 8 शुभ्र सफ़ेद पंखुड़ियों की बनावट होती है। यह फूल आकार में बड़े होते हैं, मतलब पूर्ण विकसित फूलों का व्यास लगभग आधे फीट तक, मतलब 12 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। मुख्य डंठल से यह फूल लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। दोस्तों, यह फूल या फिर यह पौधा निशाचर वर्ग प्रकार का होने के कारण रात के समय ही इसके यह फूल खिलते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि कुदरत ने प्राणी, पक्षी और वनस्पतियों के प्रमुख 2 विभाग किए हैं, जैसे कि दिनचर और निशाचर। मतलब जो प्राणी, पक्षी और वनस्पतियाँ दिन में सक्रिय या फिर एक्टिव रहती है उन्हें दिनचर कहा जाता है, और जो रात में सक्रिय रहते हैं उन्हें निशाचर कहा जाता है। ठीक उसी तरह इस फिशबोन कैक्टस के फूल भी सिर्फ रात के समय ही खिलते हैं, और इन फूलों का जीवन काल भी सिर्फ एक रात का ही होता है। उसके बाद यह बंद हो जाते हैं या फिर सिकुड़ जाते हैं। इन फूलों में मनमोहक मीठी सुगंध होती है। जिन बाग प्रेमियों के पास यह फिशबोन कैक्टस का मैच्योर पौधा है, उन्होंने इस पर खिलने वाले सुंदर फूल और उसकी खुशबू की अनुभूति ज़रूर की है। ज़्यादातर टोटली इंडोर वातावरण के बजाय थोड़े से फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में इस फिशबोन कैक्टस के एक मैच्योर पौधे पर फूल आते हैं। दोस्तों, इस फिशबोन कैक्टस के सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे अधिपापद के रूप में दूसरे पेड़ों की शाखाओं पर फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में बढ़ते हैं। इसलिए इन पौधों को हमारे प्लांट गैलरी में हमें थोड़े से इंडोर वातावरण में ब्राइट पार्शियल लाइट वाली स्थिति में या फिर फिल्टर्ड सनलाइट वाली जगह ग्रो करना है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में भी यह पौधे तेज सूरज के प्रकाश में नहीं पनपते। इसलिए इन पौधों को हम ज़्यादातर हमारे घर के सभी डायरेक्शन में, लेकिन अर्ध प्रकाश वाली स्थिति में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हॉट सनरेज या फिर सूरज की तेज रोशनी इनकी पत्तियों को झुलसा सकती है। ज़्यादातर यह हैंगिंग्स बास्केट में पसंदीदा तौर पर ग्रो किए जाने वाली वैरायटी होने के कारण हम हमारे प्लांट गैलरी में प्रकाश की अनुकूलता अनुसार इनके हैंगिंग बास्केट की मूवमेंट कर सकते हैं। साथ में इन फिशबोन कैक्टस के पौधों की पानी की ज़रूरत भी मध्यम प्रकार की होती है, क्योंकि यह पौधे वर्षावनों के मूल निवासी है, और वर्षावन आर्द्रता से भरपूर और बेहद नम होते हैं। इसलिए वर्षावनों के वातावरण में हमेशा एक ह्यूमिडिटी या फिर नमी बनी रहती है। प्राकृतिक वातावरण में वर्षावनों में हमेशा लगभग 70 से 90% वाटर ह्यूमिडिटी मौजूद होती है। इसलिए इन पौधों के जड़ों के पास भी हमेशा हमें एक आदर्श नमी बनाए रखनी है, और ज़रूरत अनुसार इन पौधों के गमलों की मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने के बाद इन्हें पानी देना है। साथ में अगर पॉसिबल है तो दिन में एक बार इनकी पत्तियों पर पानी का हल्का छिड़काव करके इनकी पत्तियों के पास एक धुंध या फिर नमी हम मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि कुदरत ने अलग अलग पेड़ पौधों की कैटेगरीज अनुसार जो प्राकृतिक वातावरण का निर्माण किया है, वैसा एटमॉस्फेयर हम हमारी प्लांट गैलरी में क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि वर्षावनों के ह्यूमिड और प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे जिस ताजगी का अनुभव करते हैं, ठीक वैसी स्थिति हमारे प्लांट गैलरी में क्रिएट करना बेहद मुश्किल काम है। हम कभी भी कुदरत की कॉपी नहीं कर सकते। दोस्तों, इन पौधों के लिए मिट्टी का मिश्रण हमें काफ़ी अच्छा जल निकासी वाला बनाना है। बेसिक पॉटिंग मिक्सचर में या फिर मिट्टी के मिश्रण में हम कोकोपीट, परलाइट, रिवर सैंड या फिर कोयले के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की वजह से ज़्यादा का पानी गमलों के ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है, और सिर्फ एक नमी वाली स्थिति इन पौधों के जड़ों के पास रहती है। क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में भी यह पौधे दूसरे पेड़ों के ऊपर एपिफाइट्स या फिर अधिपापद के रूप में बढ़ने के कारण इनके जड़ों के पास सिर्फ मॉइस्चर या फिर नमी होती है। इसलिए इन पौधों को कभी भी ओवरहेड वाटरिंग या फिर जल भराव स्थिति ना करें। दोस्तों, डिजीज़ के रूप में यह पौधे थोड़े से इंडोर वातावरण में बढ़ने के कारण मिलेबग्स जैसी कीट का असर इन पर कभी कभार दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में प्राइमरी स्टेज में इन कीटों की थोड़ी एक्टिविटी देखने के बाद हमें अपने हाथों से या फिर ब्रश से प्रभावित भागों से उन कीटों को हटाकर सिंपली दूर फेंक देना है, क्योंकि ज़्यादातर यह कीट अपने आप ट्रैवल नहीं करती। मोस्टली एंट्स द्वारा एक से दूसरी जगह इसका फैलाव होता है, और एक रूटीन के तहत नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गौमूत्र का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में स्प्रे इन पौधों पर कर सकते हैं। दोस्तों, यह फिशबोन कैक्टस के पौधे एपिफाइट्स कैटेगरी के पौधे होने के कारण
इन पौधों के पॉटिंग मिक्सचर में या फिर सप्लीमेंट के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक या फिर जैविक खाद इन पौधों को हमें देनी है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर देसी गाय के गोबर से बनी खाद सर्वोत्तम होती है। साथ में विषाक्तता के बारे में भी इस पौधे में कोई भी हार्मफुल विषैले तत्व रिसर्च में नहीं पाए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्लांट गैलरी में सजावट के तौर पर लगाए हुए किसी भी पौधे के ओरली कनेक्शन से हमें थोड़ा सा दूर रहना है। इस फिशबोन कैक्टस का प्रोपेगेशन भी इनके एक मैच्योर मदर प्लांट के पत्तियों से हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यह पौधा अपनी पत्तियों में इस तरह अपनी हवाई जड़ें बना लेता है और ऐसे पार्ट को सिंपली हमें कट करके बैग्स या फिर गमलों में इस तरह लगाना है, जिससे बहुत जल्द यह पौधा अपनी नई ग्रोथ शुरू कर देता है। इसलिए ज़्यादातर हमारी हैंगिंग्स प्लांट गैलरी में अपने यूनिक बॉडी पैटर्न से एक अलग सीनरी क्रिएट करने वाले इस पौधे को, जिसके फूल रात में खिलने की वजह से जिसे चांदनी कैक्टस भी कहा जाता है, ऐसे पौधे को हमारे प्लांट गैलरी में हमें ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर फिशबोन कैक्टस की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय। ओम साई।